हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। और ये जो सेशन रहने वाला है ये आपकी प्रिपरेशन को एक तरीके से पूरी तरह चेंज करने वाला है। इस सेशन में गुप्त वंश एवं उनके शासक तथा प्रशासन के बारे में देखेंगे और पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के बारे में भी देखेंगे, चालुक्य एवं पल्लवों के बारे में भी देखेंगे। और चलिए अब देखते हैं, इसमें दिया है गुप्त वंश के बारे में। जैसे गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक शासक ने किया था। ये महाराजा की उपाधि धारण किया था, यानी ये शकों का सामंत था। इसके बाद घटोत्कच शासक बनता है, ये भी शकों का सामंत थे। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। चंद्रगुप्त ये पहला शासक था जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। इसमें एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। यह समुद्रगुप्त का है, जिसके संधि विग्रह सचिव हरिसेन द्वारा चंपू शैली में लिखा गया था, जो संस्कृत में था। यह लेख अशोक स्तंभ पर खुदे एवं लंबे अभिलेख था। इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है, यानी गुप्त वंश में शासक को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त गुप्त के बारे में है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये शासक समुद्रगुप्त के बारे में बता रहे हैं। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि समुद्रगुप्त दिग्विजय का उद्देश्य धरणीबंध को बताता है। धरणीबंध का मतलब क्या होता है? धरणीबंध का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर उसे एक सूत्र में बांधना होता है। समुद्रगुप्त का दिग्विजय का उद्देश्य था, यानी पूरे पृथ्वी को जीतकर उसको एक सूत्र में बांधना होता था। चलिए अब देखते हैं कि समुद्रगुप्त इसमें जो जानकारी दी गई है समुद्रगुप्त की लड़ाई के बारे में। सबसे पहले वो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध लड़ता है। समुद्रगुप्त का पहला अभियान, जिसके तहत उसने उत्तर भारत के जो गंगा घाटी के मैदान तथा दोआब प्रदेश में स्थित है 3 राज्यों को पराजित करता है। ये कहाँ उल्लेखित है? तो प्रयाग प्रशस्ति के 13 और 14वें पंक्ति में उल्लेखित है। दूसरा युद्ध दक्षिणापथ का युद्ध करता है, जिसको हम धर्म विजय भी कहते हैं। ये प्रयाग प्रशस्ति में 19 और 20वां पंक्ति में है। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध 13 और 14 पंक्ति में है। दक्षिणापथ का युद्ध 19 और 20वीं पंक्ति में है। और आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध किस पंक्ति में है? 21, यानी 13, 14, 19, 20 और 21। दक्षिणापथ का युद्ध में ये 12 राजाओं को पराजित करता है। और किसको पराजित नहीं करता है? तो एक होता है तमिल राज, और वाकाटक नरेश का प्रदेश शामिल नहीं है इसमें। और जो दक्षिण की ओर युद्ध जीतता है वह सिर्फ उपहार लेकर अधीनता को स्वीकार करवाकर छोड़ देता था, उससे टैक्स नहीं लेता था। माने प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, सिर्फ उपहार लेकर अधीनता स्वीकार करवा लेता था और छोड़ देता था। आर्यावर्त का द्वितीय अभियान उत्तर भारत के 9 राज्यों को अपने राज्यों में विलय करता है। इसमें यही चर्चा है। आर्यावर्त का द्वितीय अभियान में उत्तर भारत के 9 राज्यों को अपने राज्यों में विलय करता है।
इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है और अपने राज्य में मिला लेता है। इसलिए समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। यह महान संगीतज्ञ था, इसे कविराज भी कहा गया है। यह पहला शासक था जो परम भागवत की उपाधि धारण करता है। समुद्रगुप्त के बारे में बोला जा रहा है कि पहला शासक था जो परम भागवत की उपाधि धारण करता है। यही सब है। और पड़ोसी इसमें चलिए यही देखते हैं, मानचित्र में हरे रंग को क्षेत्र जो फिगर है उसमें दिया है। आर्यवर्त के उन 9 शासकों को जीतता है जो समुद्रगुप्त उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो उत्तर भारत में लड़ाई करता है उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है, लेकिन जो दक्षिण भारत में लड़ाई करता है उसको अपने अधीनता स्वीकार करवा के उसको छोड़ दिया जाता था उपहार लेकर। वही है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा भी किया, जैसे असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। शक को भी पराजित किया, कुषाण को भी किया और श्रीलंका को भी पराजित किया। इसी में है। देखिए, एक है विक्रम संवत, ये 58 BC में है। ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में ये संवत चलाया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। दरोगा के मेंस में यह क्वेश्चन 2446 वाला मेंस में आया था 58 BC, और ज़्यादातर लड़का चंद्रगुप्त प्रथम मारा था, लेकिन इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य 58 BC विक्रम संवत। एक होता है शक संवत 78 AD में है, जो कनिष्क के राज्यारोहण है टाइम है। और एक होता है गुप्त संवत 319 या 20 होता है 320 AD में, जो चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त संवत 320 AD चंद्रगुप्त प्रथम के समय। विक्रम संवत 58 BC है, चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। शक संवत 78 AD है, जो कनिष्क के समय है। चलिए देखते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के पितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त के वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, और समुद्रगुप्त पहला शासक था जो परम भागवत की उपाधि धारण करता है। परम भागवत। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। अब चलिए देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। चीनी तीर्थयात्री xuanzang, जिनके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। ये इसका डिटेल्स हम आगे बताएंगे कि हर्ष का बड़ा भाई कौन था। हर्ष के बड़ा भाई मर जाने के बाद इनको ये हर्ष राजा बनता है। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डालता है, हर्ष के भाई को बंगाल के शासक शशांक मार देता है, तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्ण सफलता मिलती है। इन सब
और हर्ष बनने की कोशिश की। तब देखिए, जब हर्षवर्धन दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो उसी समय चालुक्य ने नरेश पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी पर रोक देता है। अब पल्लव और चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु और राजधानी कांचीपुरम था। और वातापी का चालुक्य वंश कौन था? जय सिंह था, रणराग था। ये कदम शासकों के समान थे। वास्तविक संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। राजधानी कहाँ था? वातापी। कल्याणी चालुक्य की राजधानी कहाँ था? मान्यखेत। और वेंगी का वेंगी था। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली थी। कहाँ कहाँ फैली थी? कांचीपुरम जो था उसके आसपास कावेरी नदी से के डेल्टा तक फैली थी। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच फैली थी। कहाँ? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच कौन था? चालुक्य। और कावेरी नदी के डेल्टा में कौन था? पल्लव। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज खासतौर पर पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो कहाँ के चालुक्य था? वातापी के चालुक्य के वंशज थे। वातापी के। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है नंद। पुलकेशिन जो द्वितीय था वही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था। हर्ष को भी बढ़ने से रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा को भी पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त किया है। तो पल्लव और चालुक्य को समाप्त कौन किया? राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। अब देखते हैं प्रशासन के बारे में। पहले के राजा की तरह राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। कौन कर? भू राजस्व कर, जो 1/6 था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होता था? गांव। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले समर्थन जुटाने के कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक कौन था? मुख्य न्यायाधिकारी था और हरिसेन बना था अपने पिता के तौर पे। कभी कभी एक ही व्यक्ति के कई पदों पर कार्य करते थे। जैसे हरिसेन महादंडनायक भी था, शासक कुमारामात्य भी था। कुमारामात्य IAS अधिकारी जैसा हो गया। एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात संधि विग्राहक किसको कहते थे? युद्ध और शांति के विषय के मंत्री थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, नगर श्रेष्ठी क्या था? मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। असतवाहक कौन था? व्यापारियों के काफिलों का नेता था। अब प्राथमिक कुली अर्थात मुख्य शिल्पकार, कुली किसको कहते थे? शिल्पकार को। तथा कायस्थो यानी लिपिकों के प्रधान था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होते थे, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए नए प्रकार की सेना।
कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जैसे हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यक पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में उसे भूमि दिया जाता था। इसको सामंतवादी कहा जाता है। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिसमें से वे सेना और घोड़ों को देखभाल करते थे तथा साथ ही युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति को सामंत कहते हैं। जहाँ कभी कभी शासक दुर्बल होते थे तो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। दक्षिण के राज्यों में सभाएं किसको कहते हैं? सभा कहते हैं ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। और नगरम किसको कहते थे? व्यापारियों का संगठन था। नगरम व्यापारियों का संगठन था। और सभा का कार्य क्या था? सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, मंदिरों का देखभाल करना। और जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पे उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। उर नामक ग्राम सभा की। नगरम कहते हैं व्यापारियों के एक संगठन को नगरम। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनकी बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती हैं। उस जमाने में आम लोग, देखिए, जनसाधारण लोग जो था प्राकृत भाषा बोलता था, लेकिन ब्राह्मण और राजा संस्कृत भाषा बोलता था। ये हमें नाटकों में दिखता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखा गया एक नाटक है जिसमें दुष्यम नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के भी दुर्व्यवहार का भी कही गई है। एक बार क्या होता है कि मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसने एक मछली निगल गई। जब मछुआरे इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपालक ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और मछुआरों को इनाम दिया। और पुलिस वाला और द्वारपालक मछुआरा से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चला पड़ा। यह है। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर आना पड़ता था। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना पड़ता था तो लकड़ी से टुकड़े पर चोट मारता था और आवाज़ सुन के ये लोग छिप जाते थे और उसे टच होने से बचते थे। एक जगह वानभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करता है। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा की जिंदगी, खाने पीने सामान आदि बिन हथियारों जैसे वाले जानवरों पर लाकर इन विशाल सेना के साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उन सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों का भी उपहार लाते थे। जानवरों को चारा भी देते थे। माने हर चीज लेकर लड़ाई करने जाते थे सेना। पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले पर जूते बैल इस हलचल पर माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। वानभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। ये वाक्य किसका है? वानभट्ट का। पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी पहले। अब चलिए देखते हैं, हम जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, गुप्त वंश का स्थापना कौन किया था? सूर्यगुप्त। और सेकेंड राजा कौन था? घटोत्कच। महाराजा की उपाधि धारण की, यानी ये शकों का संबंध था। चंद्रगुप्त पहला शासक था जो महाराजा धीराज की उपाधि जैसी बड़ी उपाधि धारण की। गुप्त संबंध चंद्रगुप्त प्रथम के समय, विक्रम संबंध 58 BC चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और शक संबंध 78 AD कनिष्क राज्यारोहण में। पराग प्रशस्ति रचना समुद्रगाथ संधि विरह सचिव हरिसेन द्वारा चंपू शैली में संस्कृत में किया गया था। यह अशोक स्तंभ पर खुदे और लंबे अभिलेख था। यहीं पर समुद्रगुप्त अपने दिग्विजय का उद्देश्य धरणीबंध को बताता है। धरणीबंध, ये इम्पोर्टेंस है, थोड़ा याद रखिएगा। धरणीबंध
और धनुर्बंध का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर उसके एक सूत्र में बांधना। आर्यवाद इसका प्रथम युद्ध आर्यवाद का प्रथम युद्ध कहलाता है, जो 13 और 14 में पंक्ति में उल्लेख है। कौन पंक्ति में? 13 और 14 पंक्ति में, और इसमें 3 राजाओं को पराजित करता है। दूसरा युद्ध होता है दक्षिणापथ का युद्ध, इसको धर्म विजय भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि धर्म विजय किस युद्ध को कहा गया है? तो दक्षिणापथ का युद्ध, जो समुद्रगुप्त लड़ा गया और 12 राज्यों को पराजित किया और उसे अपना अधीनता स्वीकार कर उसे उपहार लेकर छोड़ दिया। इस नीति को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति कहते हैं। और आर्यवाद का द्वितीय अभियान उत्तर भारत के 9 राजाओं को अपने राज्यों में विलय कर लाता है, उसको हम कहते हैं प्रस्भोधरण की नीति। ये 2 नीति थी, जो दक्षिण के लिए यूज करता था, ये उत्तर के लिए। प्रत्यक्ष नियंत्रण और 21वीं पंक्ति में उल्लेखित है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। परम भागवत उपाधि धारण करने में पथ राजा था। हर्षवर्धन के दरबार के वानभट्ट हर्षचरित लिखा, और यह इसमें क्या चीज़ का चर्चा है? इसमें हर्षवर्धन की वंशावली से लेकर हर्षवर्धन को राजा बनने तक की चर्चा है, और संस्कृत में है, और ये हर्षवर्धन के जीवनी है। हर्षचरित को संस्कृत के साहित्य का प्रथम उपन्यास और संस्कृत साहित्य का पहला गद्य काव्य कहा जाता है। इसमें कुल 8 अध्याय है, जिसे उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। और 1, 2, 3 उच्छ्वास तक इसमें अपना आत्मकथा लिखा हुआ है, और चौथा से लेकर 8वां तक ये महत्वपूर्ण है, जिसमें हर्षवर्धन के वंशावली और उसके राजा बनने की कहानी लिखा हुआ है। कादम्बरी पुस्तक वानभट्ट का है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प प्रोफेसर गणपति शास्त्री का है। हर्षवर्धन के ग्रंथ कौन कौन है? हर्षवर्धन के 3 ग्रंथ है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन था। दूसरा कौन? राजवर्धन। इसमें एक चीज़ हम समझा दे रहे हैं कि जैसे पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था, और राजवर्धन दूसरा था, और आदित्यवर्धन तीसरा था। ये तीनों सामंत था। किसका संबंध है इसमें डाउट है। नरवर्धन का पुत्र राजवर्धन था, राजवर्धन का पुत्र आदित्यवर्धन, और आदित्यवर्धन का पुत्र प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन फर्स्ट स्वतंत्र शासक बना। इसका 2 पुत्र और 1 पुत्री था, राजवर्धन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के 12 भाई का नाम था राजवर्धन, और इसकी बहन थी राजश्री। इसकी शादी किससे होता है? ग्रह वर्मा से। ग्रह वर्मा की हत्या देवगुप्त कर देता है। जो मालवा के राजा होता है देवगुप्त, उसकी यानी हर्षवर्धन के बहनोई की यानी जीजा जी की हत्या कर देता है ग्रह वर्मा के। देवगुप्त की हत्या कौन कर देता है? इसका हर्षवर्धन का 12 भाई राजवर्धन कर देता है, और राजवर्धन की हत्या शशांक कर देता है। यही शशांक को हर्षवर्धन माने लड़ाई में उसको हरा देता है। हर्ष का गज सेनानायक स्कंदगुप्त था। हर्ष का उपनाम शिलादित्य भी है। कभी कभी पूछ देता है शिलादित्य किसको बोला जाता है? हर्षवर्धन को। इसको राजपुत्र भी बोला जाता है। हर्ष बंगाल, मगध, उड़ीसा पर अधिकार कर लेता है, और नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन पराजित होता है। वातापी के चालुक्य जयसिंह रणराग कदम शासकों के सामंत थे। वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। राजधानी वातापी, जो बीजापुर के निकट है। कलानिक चालुक्य वंश था। संस्थापक तैलभ, राजधानी मानिकेत। और वेंगी का चालुक्य वंश, संस्थापक विष्णुवर्धन और राजधानी वेंगी था। पल्लव वंश, संस्थापक शिवविष्णु, राजधानी कांचीपुरम। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय लिखवाया था। लेखक कौन था? रवि कीर्ति। और भाषा क्या था? संस्कृत। इसका शैली क्या था? कालिदास और भैरवी के काव्य शैली था। कालिदास और भैरवी की फर्स्ट बार उल्लेख एहोल अभिलेख में ही मिलता है, जो पुलकेशिन द्वितीय का। अब चलिए थोड़ा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर्ष की मृत्यु 647 AD में होने के बाद कनौज पर एक अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। हर्ष के मृत्यु के बाद कनौज पर कौन शासक करता है? अर्जुन नामक स्थानीय
शासक होता है जो अधिकार कर लेता है। अब चलिए गुप्त काल के पदाधिकारियों को का बारे में देखते हैं। कुमारा मत किसको कहते हैं? उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग है। महादंड नायक किसको होते हैं? न्याय विभाग का प्रमुख है। महावालाधिकृत किसको कहते हैं? सैन्य विभाग को। महासंधि विग्रह युद्ध और शांति के लिए संधि करना। महावालाधिकृत कौन है? सैन्य विभाग का प्रमुख है। राज्य जो है प्रांत में विभक्त था। प्रांत को देश भी कहते हैं, भुक्ति भी कहते हैं और अवनी भी कहते हैं। उसका प्रमुख कौन होता था? उपरी। और जिला अवनी किसमें विभक्त था? जिला में, जिसका प्रमुख विषयपति था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गुप्त काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व 1/6 था। कौन अधिकारी उछलता था? ध्रुवाधिधरण। श्रेणियों, एक ही प्रकार के शिल्पियों की समिति को श्रेणी कहा जाता है। निगम, व्यापारियों की समिति, इसके प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता है। 7वां, व्यापारियों के काफिले का नेता। दक्षिण भारत में व्यापारियों के संगठन को क्या कहते हैं? नगरम। और ये गुप्त काल की बात हो रहा है, जिसमें निगम है, व्यापारियों की समिति को कहा जाता है, जिसका प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता है। सभा, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। अभिज्ञान शकुंतलम क्या था? कालिदास, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कहानी है। चलिए दोस्त, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक भी कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए। आपको जरूर बेनिफिट होगा। आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए दोस्त, थैंक यू।